बिहार एनडीए में दरारों पर की बातों पर जीतन राम मांझी ने लगाया विराम, कहा एनडीए में हैं और एनडीए में रहेंगे, लेकिन आवाज रखेंगे बुलंद। बिहार पुलिस को ड्यूटी के दौरान फोन इस्तेमाल करने पर लगी रोक, डीजीपी ने आदेश किया जारी, कहा पकड़े जाने पर होगी कार्रवाई। लॉकडाउन 4 में मिले छूट के बाद बाजारों में उमड़ी भीड़, नहीं हो रहा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। नमस्कार, मैं हूं अविनाश पांडे और आप देख रहे हैं डीटीवी भारत। दरार पर विराम। जी हां, बात अगर बिहार की कर रहे हैं और बिहार एनडीए की कर रहे हैं तो इस पर अब विराम लग गया। दरअसल बिहार में पिछले कुछ दिनों से हम प्रमुख जीतन राम मांझी के द्वारा दिए गए बयानों और हाल के दिनों में वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी के एक साथ की मुलाकात पर सियासी पारा तेज हो गया था, जिस पर आज विराम लग गया है। हम पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में जो हम पार्टी के अध्यक्ष हैं जीतन राम मांझी, उन्होंने ये बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा है कि हम एनडीए में हैं और एनडीए में ही रहेंगे। पूर्व सीएम ने आगे यह भी कहा है कि गरीबों के मुद्दे पर हम अविरोध यानी कि अनुरोध पूर्वक आवाज उठाते रहेंगे। मामला गरमाते हुए देख जीतन राम मांझी ने बयान देकर कयासों पर विराम लगाने की कोशिश की है। आपको बता दें कि बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी दो छोटे दलों के बूते टिकी हुई है, जिनमें दो दलों की अगर बात करें तो दो दलों के सहारे नीतीश कुमार की सरकार चल रही है और उनके नेताओं का मन अब डोल रहा है, जिसमें एक तो हम पार्टी है जिसके अध्यक्ष जीतन राम मांझी हैं और दूसरी वीआईपी है जिसके अध्यक्ष जो हैं वो मुकेश सहनी। तो बिहार में एनडीए में खटपट की आवाजें निकलकर सामने आ रही थी, खटपट की खबरें निकलकर सामने आ रही थी और यह कहा जा रहा था कि स्थितियां सही नहीं है। कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी की अगर बात कर ले तो वो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमलावर थे। चाहे बात आपको वैक्सीनेशन के जो सर्टिफिकेट्स होते हैं उन पर छपी तस्वीर को लेकर हो तो इस पर भी आपको बता दें जीतन राम मांझी ने कहा था कि जब वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट पर तस्वीर हो सकती है तब तो आपको जो मृत हो रहे हैं उनके उस सर्टिफिकेट यानी कि डेथ सर्टिफिकेट पर भी आपकी तस्वीर होनी चाहिए, उस पर भी लगाइए। इसको लेकर काफी दिनों तक हो हंगामा चलता रहा कि स्थितियां थी और जीतन राम मांझी कई बार इस तरीके से देखा गया है कि अपनी बातें प्रखर होकर रखते रहे हैं और इस तरीके से फिर से उन्होंने अपनी बातें रखी थी। लेकिन अब स्थितियां जो हैं वो थोड़ी बहुत संभालने की बात कही जा रही है और स्थितियां ये हैं कि अब जीतन राम मांझी ने कहा है कि हम तो एनडीए में हैं, एनडीए में रहेंगे। बहरहाल बिहार की राजनीति को लेकर कई तरह की अटकलें हवा में उड़ रही हैं। वैसे तो हम के प्रवक्ता अगर दानिश रिजवान की बात करें तो उन्होंने अपने बयान में यह साफ कर दिया है कि नीतीश कुमार के कार्य पर कोई टिप्पणी नहीं हो सकती है। उन्होंने यह भी कहा है कि बिहार में कोई खिचड़ी नहीं पक रही है, बिहार की सत्ता नहीं डोलने वाली है। नहीं है। देखिए, कई लोग पूछ रहे हैं कि बिहार में राजनीतिक खिचड़ी पक रही है। बिहार में कोई राजनीतिक खिचड़ी नहीं पक रही है। अगर हम किसी को मैरिज एनिवर्सरी की बधाई देते हैं, किसी को जन्मदिन की बधाई देते हैं, तो इसका मतलब कतई ये नहीं है कि बिहार की सत्ता डोलने वाली है। बिहार की जनता ने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के काम पर उन्हें चुना है। ये जनता की चुनी हुई सरकार है और आदरणीय नेता श्री जीतन राम मांझी जी ने स्पष्ट तरीके से कहा है कि जब तक जिस्म में प्राण है तब तक वो नीतीश कुमार जी के साथ रहेंगे। तो हम एनडीए में हैं और एनडीए में ही रहेंगे। दरार पर विराम लगाने की पूरी कोशिश की गई। हमारे साथ न्यूज रूम से हमारे सहयोगी निर्भय जुड़ेंगे। निर्भय, क्या स्थितियां हैं? क्या वाकई में दरार में विराम लगता हुआ नजर आ रहा है क्या? बिल्कुल अविनाश, देख सकते हैं कि दरार पर विराम जिस तरीके से बातें सामने आई है, अगर बैठक जो हुई है, क्योंकि ये खबर आ रही है कि आज जो हम प्रमुख के अध्यक्षता में जो बैठक हुई है पार्टी कार्यकारिणी की, इसमें उन्होंने साफ कहा है और इससे पहले जिस तरीके से कयासें जो लगाई जा रही थी, लगातार जो उथल पुथल दिख रहा था, एनडीए में दरार की बातें की जा रही थी और विपक्ष इस पर लगातार हमलावर था। विपक्ष का कहना था कि जो बातें हो रही हैं और जिस तरीके से एनडीए में जो जीतन राम मांझी के जो तेवर दिख रहे थे, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोल देते हैं, वो सरकार की तैयारियों पर लेकर के लगातार अपनी बातें कहते हैं। इसके पहले जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लॉकडाउन के जब फैसले लिए थे तब भी उन्होंने कहा था कि इस लॉकडाउन का समर्थन नहीं करेंगे, जब ये पहली बार लॉकडाउन पर चर्चा हो रही थी। तो ऐसे में जिस तरीके से वो लगातार विरोध कर रहे थे, एक तरीके से उनके विरोध के ही तेवर थे। हालांकि आज जब बैठक हुई और इस बैठक में उन्होंने ये कहा है कि
कि वो विरोध नहीं कर रहे थे बल्कि वो अपनी मांग रख रहे थे और मांग उठाते रहेंगे। बिल्कुल। लेकिन उनकी मांगे क्या होनी चाहिए, जरा सा एक बार समझने वाली बात है अविनाश। हाँ, बिल्कुल। इस पर देखिए निर्भय, आपने कहा कि जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर को लेकर बातें हो, या फिर बिहार में विधि व्यवस्था को लेकर बातें हो, या फिर पत्रकारों के साथ इस तरीके से बदसलूकी की भी कई खबरें आई, उस पर भी प्रखर होकर उन्होंने अपनी बातें रखी। मतलब कहीं ना कहीं एनडीए में रहते हुए एनडीए के कार्यों पर सवाल जीतन राम मांझी उठाते रहे। बिल्कुल, वो अपनी कार्य पर जो है वो सवाल लगातार उठाते रहे हैं और इसके साथ साथ वो अपनी पार्टी के अस्तित्व को भी बचाने में लगे हुए। अविनाश, इसको समझना होगा, उस वक्त से जब बीते दिनों हिंदी पत्रकारिता दिवस थी तब उन्होंने पत्रकारों को कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि बधाई नहीं दिया था। उन्होंने एक ट्वीट जरूर किया था और उस ट्वीट में उन्होंने लिखा था कि मैं उन लोगों को क्या बधाई दूं जिनके लिए मैंने कुछ नहीं किया। उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में जो पत्रकारों के लिए मांग रखी थी, सरकार ने अब तक उसको नहीं मांगा है और उसका जिक्र जरा सा करके देखा जाए तो साफ तौर पर वो अपनी पार्टी की स्थितियों को भी बेहतर बनाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। और जो उन्होंने जो मैनिफेस्टो की आप बात कर रहे हैं, उनके मैनिफेस्टो में कई चीजें थी और कई चीजों को लेकर उन्होंने कहा था, जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ध्यान आकर्षित किया था कि ये बातें उन्होंने कही थी कि अगर हमारी सरकार बनती है तो जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार भत्ता दिया जाना चाहिए था। ये तमाम बातें कही थी, उसको लेकर भी उन्होंने कई ट्वीट किए थे, कई बातें रखी थी। और अब जबकि कहा यह जा रहा है कि जीतन राम मांझी और वीआईपी जो सुप्रीमो मुकेश सहनी है, इनके दोनों हाथों में लड्डू है, कहीं भी कभी भी कुछ भी बड़ा हो सकता है निर्भय। लेकिन अब कहीं ना कहीं ये बयान जो है उनका, ये जो सियासी पारा जो चढ़ा हुआ था उस पर विराम लगाता हुआ नजर आ रहा है क्या? बिल्कुल, जिस तरीके से अगर ये बातें सामने आई है और सच में अगर उन्होंने ये बातें तय कर ली हैं कि हाँ वो एनडीए छोड़ करके अलग नहीं जाएंगे, तो जाहिर सी बात है इस पर विराम लग सकता है। क्योंकि इन दोनों पार्टियों के हाथ में एक बड़ी कह सकते हैं कि दोनों हाथों में लड्डू है। इधर सरकार में है, लेकिन अगर वो थोड़ा सा भी इधर से हट जाते हैं तो कहीं ना कहीं सरकार मुश्किल में आ जाएगी और नीतीश सरकार कहें या फिर एनडीए की सरकार जो है वो एनडीए की सरकार संकट में हो जाएगी। क्योंकि एक तरफ विपक्ष देखे तो विपक्ष लगातार मजबूती के साथ अपने पांव को और मजबूत करने की तैयारी कर रहा है और अब लालू प्रसाद यादव का कहीं ना कहीं जेल से बाहर आना और उसके बाद बिहार आने की जो बातें हैं, तो अब इस गर्माहट तो है। लालू प्रसाद यादव के बाहर आने के बाद राजनीतिक गलियारों में गर्माहट तो है, सरगर्मी तेज तो है। लेकिन हम जिन दो नेताओं की बात कर रहे हैं उनमें से एक नेता जीतन राम मांझी हैं, इनकी बातों पर इस तरीके से तो विश्वास बहुत कम हो पाता है, क्योंकि जीतन राम मांझी ऐसे कई बयान देते रहे हैं और अपने बयानों से पलटते रहे हैं। पलटने का सिलसिला हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पहले उन्होंने कहा कि नहीं महागठबंधन के साथ है, हम महागठबंधन के साथ ही लड़ेंगे, लेकिन अचानक से जब उस तरीके से उनके पक्ष में मूवमेंट नहीं बना तो वो महागठबंधन छोड़ के जेडीयू के साथ जुड़े। जेडीयू के साथ जुड़ने के बाद वो एनडीए में आए। इसके बाद अगर वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी की बात कर लें तो उन्होंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हमें याद है निर्भय, जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़े होकर तेजस्वी यादव पर सीधा आरोप लगाते हुए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से चले गए थे और उसके बाद वो बीजेपी के साथ जुड़े और फिर एनडीए में आए। देखिए, दोनों नेताओं को लेकर ये कहा जाता रहा है कि स्थितियां जिधर भी इनके पक्ष की रहती है वो इधर जाते हैं और यही है कि दोनों ही दलों के नेता आज बिहार सरकार में मंत्री हैं। क्या इससे बड़ा अगर ऑफर मिल सकता है तो डोल सकती है नीयत निर्भय? बिल्कुल डोल सकती है, क्यों नहीं नियत डोल सकेगी। आपने जिस तरीके से बातें की, चाणक्य होटल की वो तस्वीरें थी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था महागठबंधन का, और जो वीआईपी प्रमुख है मुकेश सहनी, वो सिर्फ एक अपने डिप्टी सीएम पद के लिए उन्होंने पार्टी को त्यागा था। और जिस बात का हालांकि भले ही उनको भरोसा दिया गया था, लेकिन उस अनाउंसमेंट के दौरान जब तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और तेजस्वी यादव जब पूरे महागठबंधन के पार्टियों के साथ जब बैठक कर रहे थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जब उनके नामों की घोषणा नहीं की, तभी वहां पर नाराजगी दिखी थी वीआईपी प्रमुख की। और क्यों नहीं, अगर उनको पद चाहिए वो पद के लिए ही बातें कर रहे हैं और ऐसे में अगर उनको पद मिलेगा तो वो जा सकते हैं। लेकिन फिलहाल राजनीति और किसी भी कयासों को दरकिनार नहीं किया जा सकता। अगर वही बात हम प्रमुख की करें तो हम प्रमुख महागठबंधन में होने के साथ भी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का विरोध करते आए थे और एक बार फिर से वो एनडीए में है तो एनडीए में विरोध कर रहे हैं। वो बार बार ये कहते हैं कि हम मांगों को, यानी कि जनता की जो जरूरी मांगे होती हैं उस मांगों को लेकर के बोलते रहेंगे। और आज भी उन्होंने साफ कहा, ये कहा जरूर है कि वो एनडीए में रहेंगे, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि वो अपनी मांगों को लगातार उठाते रहेंगे और उनकी आवाजों को कोई नहीं दबा सकता है। हालांकि अब क्या स्थिति बनती है अविनाश, इस पर देखने वाली बात होगी। लेकिन जो कयासें लग रही थी, कहीं ना कहीं कह सकते हैं जो खिचड़ी पकड़े थी अंदर खाने से कि एनडीए में विरोध है, एनडीए में गतिरोध है, अब उस पर थोड़ी सी विराम जरूर लग सकती है अगर उनके बातों पर भरोसा करे तो। हाँ बिल्कुल, तो इस तरीके से स्थितियां हैं।
कहीं ना कहीं जो कयास लगाए जा रहे थे या जो गर्माहट लाने की कोशिश की जा रही थी, उस पर थोड़ा सा पानी जरूर डाला है जीतन राम मांझी ने। उस कयासों पर विराम लगाने के लिए या वो जो बातें निकलकर सामने आ रही थी उन पर विराम लगाने की कोशिश जरूर की है जीतन राम मांझी ने। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए निर्भय आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे सहयोगी निर्भय जो अधिक जानकारी दे रहे थे। एक बार फिर से आपको बता दें कि जीतन राम मांझी ने अपने बयान से जो दरारें एनडीए में पड़ने की खबरें निकलकर सामने आ रही थी उस पर कहीं ना कहीं विराम लगाया। लेकिन बढ़ते अगली खबर की तरफ, और अगली खबर राज्य में पुलिस प्रशासन को लेकर सामने आ रही है। दरअसल राज्य पुलिस मुख्यालय ने ड्यूटी के दौरान पुलिस पदाधिकारियों और कर्मियों के द्वारा मोबाइल फोन के बेवजह इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। आपको बता दें कि पुलिस कर्मियों द्वारा ड्यूटी के दौरान मोबाइल फोन से मनोरंजन किए जाने की शिकायत के बाद मुख्यालय ने यह बड़ा कदम उठाया। डीजीपी एसके सिंघल ने इस बाबत आदेश जारी कर दिया है। डीजीपी ने कहा है कि विशेष परिस्थितियों को छोड़कर पुलिस पदाधिकारी और कर्मी द्वारा ड्यूटी पर के दौरान मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ड्यूटी के दौरान अगर मोबाइल फोन सोशल मीडिया से जुड़कर मनोरंजन करते हुए पाए गए तो उनके खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई होगी। तो देखिए स्थिति है, आप भी समझिए, वरना आप पर भी कार्रवाई हो सकती है अगर आप पुलिसकर्मी या पुलिस पदाधिकारी हैं। बेवजह अगर फोन इस्तेमाल करेंगे तो अब आप पर कार्रवाई हो सकती है। बहरहाल बढ़ते अगली खबर की तरफ, इधर आरजेडी विधायक रणविजय साहू ने प्रधानमंत्री पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि पीएम ने हर वर्ग के लोगों को ठगने का काम किया है और एक तरफ बीजेपी कहती है कि हम देश में बदलाव लाएंगे, वहीं दूसरी तरफ पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार इजाफा हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 7 साल पूरे हो गए, क्या कहिएगा? देखिए, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का 7 साल इस देश में उनका शासन का हुआ और जिस प्रकार से उन्होंने सभी वर्गों को टारगेट करके ठगने का काम किया, युवाओं को, छात्रों को, नौजवानों को, व्यवसायियों को, और जिस प्रकार से इस देश की हालात उन्होंने बनाया और जिस प्रकार से नौजवान युवा छात्र ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा था 2 करोड़ लोगों को हम प्रत्येक वर्ष नौकरी देने का काम करेंगे, अच्छे दिन इस देश में लाने का काम करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अच्छे दिन। और बिहार में जहां कोरोना की रफ्तार कम हो रही है तो वहीं दूसरी ओर ब्लैक फंगस का खतरा बढ़ते जा रहा है, जिसको लेकर बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का एक बार फिर से बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि बिहार में ब्लैक फंगस के इलाज के लिए स्वास्थ्य व्यवस्थाओं ने जो है स्वास्थ्य विभाग ने पूरी तैयारी की है और इसके साथ ही मंगल पांडे ने यह भी कहा है कि कल से युवाओं को एक बार फिर से वैक्सीन की डोज लगनी शुरू हो जाएगी। अभी सरकारी 400 के आसपास संख्या पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा ब्लैक फंगस को लेके पूरी तैयारी की गई इलाज को के संदर्भ में। आज से कुछ दिन पूर्व जब ब्लैक फंगस के मामले प्रतिवेदित होने शुरू हुए तो पूरे देश में बिहार पहला राज्य है जिसने मरीजों को एम्फोटेरिसिन दवा उपलब्ध करवाई। कल से सभी को टीका मिला। और बिहार में कोरोना के संक्रमण को कम करने के लिए राज्य सरकार ने एक बार फिर से लॉकडाउन की अवधि को 8 जून तक बढ़ाने का फैसला लिया है। आपको बता दें कि इसकी शुरुआत आज से हो गई है, लेकिन राजधानी पटना के सड़कों का हाल अब बेहाल होने लगा है। यहां प्रशासन की लापरवाही देखने को मिल रही है, जिसका जायजा लिया हमारे सहयोगी निषेध। बिहार में लॉकडाउन को एक बार फिर से बढ़ा दिया गया है। अब 8 जून तक बिहार में लॉकडाउन है, लेकिन हम आपको पहले तस्वीरें इनकम टैक्स चौराहे की दिखा रहे हैं। ये तस्वीर देख के आपको लगेगा कि बिहार में लॉकडाउन नहीं, अनलॉक हो चुका है बिहार। लगातार गाड़ियों के आने का सिलसिला जारी है और सबसे बड़ी बात यह है कि इन गाड़ियों की चेकिंग हो रही है या नहीं हो रही है, ये भी आप साफ तौर पे देख सकते हैं। अगर चेकिंग हो रही होती तो इन गाड़ियों को रोका जाता, लेकिन ये गाड़ियां ऐसे ही यहाँ से पास की जा रही हैं। और ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि बिहार में लॉकडाउन तो कोरोना के संक्रमण को घटाने के लिए लगाया गया है, लेकिन जो ये तस्वीरें हैं ये सब कुछ बयां कर रही हैं। और कहीं ना कहीं जो लॉकडाउन को एक्सटेंड किया गया है कोरोना के संक्रमण को कम करने के लिए, यहाँ पे उसका असर नहीं देखने को मिल रहा है। लगातार सड़कों पे भीड़ देखने को मिल रही है और गाड़ियों के आने का सिलसिला लगातार जारी है।
निषेध ठाकुर, DTV भारत, पटना। तो ये तस्वीरें ये बता रही हैं कि बिहार में लॉकडाउन का असर बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हम आम जनता से अपील करना चाहेंगे कि अभी कोरोना का काल खत्म नहीं हुआ है, कोरोना का खतरा खत्म नहीं हुआ है, इसलिए आप कोताही न बरते, जरूरत नहीं हो तो आप अपने घरों से बाहर न निकलें। बिहार में लॉकडाउन 4 की अगर बात करें तो शुरुआत हो गई है और इसमें व्यापारियों को खास करके छूट दी गई है। इसी क्रम में अब अल्टरनेट तरीके से सूबे में दुकानें खुलेंगी और ये तस्वीरें राजधानी पटना की हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जहां पर अल्टरनेट तरीके से दुकानें खुली हुई हैं। पटना की अगर बात करें तो बुधवार से इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें खुल जाएंगी और इसके बाद जिस तरीके से स्थितियां होंगी, दुकानदार इसको लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, जरा वो सुनिए। बिहार में लॉकडाउन 4 की शुरुआत आज से हो गई है। आपको बता दें कि करीब 20 से 25 दिन ऐसे हो गए जब लॉकडाउन था, पूरा बिहार लॉक था। लेकिन इस बार जो लॉकडाउन 4 है उसमें कुछ नई जो पहल की गई है सरकार की तरफ से कि जो दुकान है वो करीब सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक खुलेंगे। एसेंशियल सर्विस की सारी दुकानें रोजाना खुलेंगी, लेकिन ऑल्टरनेट डेज पर अलग अलग दुकान खुलेंगे, जिसमें आज जो दुकान खुलेगा उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स के दुकान खुलेंगे, मोबाइल स्टोर खुलेंगे, सलून खुलेगा, ऐसे और कई दुकानें हैं जो खुलेंगी। आज आप ये तस्वीरें देखें कि करीब 20-22 दिन बाद जो ये दुकान है ये खुली आई है। इनके ओनर से जानते हैं कि क्या कुछ दिक्कतें आई, क्योंकि लॉकडाउन करीब 20 दिन से ज्यादा रहा और राजधानी पटना में संक्रमण जो था वो भी काफी ज्यादा फैला हुआ था। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रवीण आनंद हुआ। ये बताएं कि करीब 20 दिन लॉकडाउन रहा राजधानी पटना में, क्या कुछ दिक्कतें हैं? बहुत सारा दिक्कत था। अब तो व्यापारी तो समझ ही सकते हैं कि सारा चीज़ उसका व्यापार पे ही टिका होता है। टैक्स देना है, बिजली बिल है, मकान मालिक को रेंट देना है, स्टाफ है, सारा चीज़ है। उसके अलावा GST फाइलिंग का दिक्कत है हम लोग को। अब सोचिए कि व्यापार बंद होने से पूरा व्यापारी मर जाता है। पूरा व्यापारी वर्ग में पूरे बिहार में ये तरह ही है। और देश सहित बिहार में टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है और इसी कड़ी में अगर बात नवादा की करें तो नवादा सिविल सर्जन ने जिलावासियों से टीका लेने की अपील की। उन्होंने कहा है कि कोरोना संक्रमण से बचने के लिए टीका लेना अनिवार्य है। वहीं सिविल सर्जन ने टीकाकरण को लेकर उड़ रहे अफवाहों पर भी कहा कि वो ध्यान लोग इस पर न दे, इससे बचने की जरूरत है। हर एक पंचायत में टीकाकर्मी के द्वारा कोविड का टीका दिया जा रहा है। इसमें लोगों को कुछ गलतफहमियां दिमाग में आई है जो सही नहीं है। जैसे लोग बोलते हैं कि मैं टीका क्यों लूं, मुझे कोई बीमारी नहीं है। बीमारी कब आएगी कोई नहीं जानता है। टीका ही है जो बीमारी से बचाव करेगी। नवादा जिले के रजौली में SDPO के नेतृत्व में अंतर जिला लूट गिरोह का भंडाफोड़ किया गया है। बता दें आपको कि ये बदमाश फर्जी DTO बनकर ट्रक लूटते थे और बता दें आपको कि इस गिरोह के 6 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं नवादा सदर SDPO ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि 20 मई की रात अपराधियों ने मुफस्सल थाना क्षेत्र के गोड़धोवा पावर ग्रिड के पास से यहां पर 32 टन सरिया लदे ट्रेलर को अगवा किया था। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 6 बदमाशों को पकड़ा है। और इधर बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी है, लेकिन इस सबके बीच की अगर बात करें तो शराब कारोबारी धड़ल्ले से सूबे में शराब की तस्करी कर रहे हैं। इसी कड़ी में वैशाली की अगर बात करें तो वैशाली जिले के हाजीपुर सदर अनुमंडल क्षेत्र के भगवानपुर में पुलिस ने छापेमारी करते हुए 478 कार्टून विदेशी शराब बरामद की है। हालांकि पुलिस की भनक लगते ही शराब तस्कर मौके से फरार हो गए। इस संबंध में भगवानपुर थाना अध्यक्ष ने बताया कि गुप्त सूचना के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ट्रक पर लाद कर रखे गए भारी मात्रा में शराब की बड़ी यहां पर खेप जो है वो बरामद की है और एक पिकअप वैन को भी जब्त किया है। फिलहाल शराब तस्करों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। इधर वैशाली जिले के पडेड़ी बेलसर प्रखंड क्षेत्र के जारंग रामपुर गांव में करंट लगने से 25 वर्षीय युवक की मौत हो गई है। मृतक की शिनाख्त गांव के ही एक निवासी चंदन कुमार के रूप में हुई है। हालांकि घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंचे पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है।
इधर पटना सिटी में पिकअप वाहन और ट्रक के बीच में भीषण टक्कर हो गई, जिसके बाद पिकअप वाहन का चालक बुरी तरीके से फंस गया। वहीं घटना के बाद पिकअप वाहन चालक अपनी जान बचाने के लिए आवाज लगाता रहा और इसके बाद ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी और पुलिसकर्मी ने करीब आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद उसे बाहर निकाला है। वहीं आपको बता दें कि यह घटना के कारण यातायात पूरी तरीके से प्रभावित रहा। घटना का हम लोग ड्यूटी में थे, जाके गाड़ी वाला लोग बताया कि सर एक पिकअप आपको कंटेनर में धक्का मार दिया। तो आगे वहाँ से आए, ड्यूटी छोड़ के देख रहा है कि यहाँ फंसा हुआ है, उसको टावल से और एसी से करके उसको निकाले। आए फिर कोई आदमी नजर आ गया, जानवर को उसको बचाने में, आदमी का बचाने में हो गया। और बिहार में मंगलवार की शाम अचानक आए भीषण आंधी और तूफान ने भारी तबाही मचाई है। पटना से सटे दानापुर में पीपा पुल में भी आंधी का यह शिकार हो गया। दिनारा क्षेत्र का लाइफलाइन माने जाने वाला पीपा पुल सड़क की जो है वो आंधी तूफान की वजह से टूट गया है। आपको बता दें कि उससे दानापुर दियारा वासियों ने के शहर आने का मार्ग पूरी तरीके से बंद हो गया है। फिलहाल अगर बातचीत करें तो पीपा पुल टूटने से दानापुर दियारा के 6 से 7 या 8 पंचायतों की अगर बात करें तो यहां पर उसका आवागमन पूरी तरीके से बाधित हो गया। पुल के 4 हिस्से हो गए हैं और नगर पथ विभाग ने इस पुल के लिए 1 जून से 7 जून तक अलर्ट पर रखा था और इस पुल का मरम्मत होना था, लेकिन इससे पहले पुल आंधी तूफान का शिकार हो गया। भागलपुर के डीएम सुब्रत कुमार सेन ने बाढ़ को लेकर आपको बता दें कि कोसी तटबंध का निरीक्षण किया है और इस दौरान डीएम ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा है कि तटबंध के सुरक्षा और बचाव कार्य में सामग्री की कमी नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही अधिकारियों को हमेशा अलर्ट मोड पर रहने के लिए भी डीएम ने निर्देश दिया। शुरू करवाया है और जो अभी मैं देख करके आ रहा हूँ 50% से ज़्यादा काम पूरा भी हो गया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि जून के अंत तक वो जो है पूरा तटबंध तैयार हो जाएगा। तो एक तो अल्टरनेट रास्ता मिल जाएगा लोगों को, जाम से भी छुटकारा मिलेगा और आगे हम लोग प्रस्ताव देंगे कि उस पर जो है वो पिच रोड ब्लैक टॉप के साथ वो भी बन सके, विभाग उसको भी करे। वो तो इस साल संभव नहीं है और उससे नौगछिया एवं इस्माइलपुर, गोपालपुर विभिन्न प्रखंडों को काफ़ी जो है उससे सहूलियत होगी फ्लड प्रोटेक्शन में। दूसरा, हम लोग यह तटबंध को देख रहे हैं जो बगजान बांध है या अन्य जो नगरपारा तटबंध है। बक्सर जिले के डुमरांव अनुमंडल के नया भोजपुर गांव के कई वार्डों में पिछले 5 दिनों से लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। नल जल योजना के अंतर्गत होने वाली जलापूर्ति 5 दिनों से पूरी तरीके से बंद है, जिससे ग्रामीणों में काफी आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। इस आक्रोश के कारण ग्रामीणों ने पानी टंकी के मेन गेट पर तालाबंदी कर दी और जल्द से जल्द जलापूर्ति शुरू करने की मांग की है। आपको बता दें, ग्रामीणों का कहना है कि 5 दिनों से पानी नहीं आने के कारण लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस मामले में जब पीएचईडी के जेई रवि रंजन से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि नया भोजपुर में पीएचईडी विभाग के द्वारा 2 पानी टंकी और 2 जो मोटर लगाए गए हैं उनमें से एक जो है वो जल गया है और उसे जल्द से जल्द ठीक कराया जा रहा है। और बात झारखंड के दुमका की करें तो यहां पाटनपुर में एक फर्जी सीबीआई ऑफिसर को गिरफ्तार किया गया। बताइए जा रहा है कि गिरफ्तार व्यक्ति अपने आप को सीबीआई ऑफिसर बताकर लोगों से लॉकडाउन उल्लंघन के नाम पर, इसके अलावा दुकानदारों एवं ऑटो चालकों से वसूली का कार्य कर रहा था। तब ग्रामीणों द्वारा उक्त व्यक्ति से सीबीआई के जो है वो जो आइडेंटिटी कार्ड होती है उसकी मांग की गई है और इसके बाद आई कार्ड दिखाने में आनाकानी करने लगा। तभी ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद थाना प्रभारी ने उक्त व्यक्ति को हिरासत में ले लिया है और फिलहाल पूछताछ की जा रही है। बोकारो जिले में 45 प्लस से अधिक या अधिक जो लोग हैं उनको कोरोना टीकाकरण करने के उद्देश्य से मोबाइल वैक्सीनेशन वाहन की शुरुआत की गई है। इसकी शुरुआत बोकारो सदर अस्पताल परिसर से 4 मोबाइल वैक्सीन वाहनों को बोकारो विधायक विरिंची नारायण और इसके अलावा अगर बातचीत करें तो सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक पाठक ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर किया है। उक्त वाहन जिले के कई इलाकों में जाकर यहां 45 से अधिक साल के जिनकी उम्र है
उन नागरिकों को टीकाकरण करने का काम करेगा। इसके अलावा टेस्टिंग की भी सुविधा इसमें मौजूद रहेगी। तो फिलहाल खबरों के इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाते जाते आपसे एक बार फिर से अपील कि कोरोना का काल अभी खत्म नहीं हुआ है, इसलिए आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, सेहतमंद रहिए, अपने चेहरे पे मास्क का प्रयोग जरूर कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग भी बनाए रखिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।